नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। कहा जाता है, यह सच भी है, कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी साहित्य ने कई बार अपनी लेखनी के माध्यम से इनकलाब को जन्म दिया। तो इसी लेखनी ने कई बार इस तरह का दृश्य उपस्थित किया जिसे हम कह सकते हैं कि सृजन किया इस लेखनी ने। बहुत सारे लोग, करोड़ों की तादाद में हमारे देश में कविता लिखने वाले, साहित्य सृजन करने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें अधिकांश लोग स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हैं, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं। मैं शामिल हूँ। मन में जब कोई भाव उमड़ता है तो उसको हम लिपिबद्ध करने की कोशिश करते हैं, चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बताया ना, स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं, अधिकांश लोग स्वांतः सुखाय के लिए, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिख जाते हैं जिनकी रचना कालजयी हो जाती है। लोग गुनगुनाते हैं उसको। बहुत सारे कवियों की रचनाएं आप भी गुनगुनाते होंगे। उनमें ही एक है हमारे अपने बीच में रहने वाले, बहुत सहज सरल ढंग से हम सबों के लिए उपलब्ध डॉक्टर माणिक विश्वकर्मा नौरंगी। अच्छी तरह से आप परिचित हैं। लगभग 44 वर्ष से वो मंचों को साझा कर रहे हैं। कई प्रदेशों में रहे, छत्तीसगढ़ में जन्म, और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा समय तक अपनी सेवा देने के बाद जब सेवानिवृत्त हुए तो पहले भी पर्याप्त समय साहित्य को दिया करते थे। रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया। मैं आज उनसे क्यों मुलाकात कर रहा हूँ आखिरी में बताऊँगा आपसे, लेकिन आज वो हमारे लिए इस एक मुलाकात का कार्यक्रम में स्टूडियो में पधारे हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ कि राजनांद गांव में जन्म लिया आपने। MSc रसायन शास्त्र से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और भी कई डिग्रियां आपके पास हैं। कब आपके मन में कीड़ा काट लिया कि मुझे लिखना चाहिए? बात सन 1971 की है। मैं दिग्विजय महाविद्यालय में BSc प्रथम वर्ष का छात्र था, और देश के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी मुझे हिंदी पढ़ाया करते थे। तो उन्हीं दिनों राजनांदगांव साहित्य बहुत समृद्ध माना जाता था जिला, आज भी वो समृद्ध जिला है। तो वहाँ गोष्ठियाँ हुआ करती थी, तो मैं कभी कभार जाया करता था, और सर से सीधे संबंध होने के कारण में लिखने की प्रेरणा जागृत हुई। अपनी यात्रा आरंभ किया, और सर को शुरू में अपनी कविताएं दिखाया करता। सर, ये देखिए मैंने लिखा है। और बहुत समय बिताता था सर के साथ, क्योंकि मैं डोंगरगढ़ से पढ़ने राजनांदगांव आता था। सुबह 6 बजे निकलता था JD ट्रेन में, 7:30 बजे पहुँच जाता था, शाम को 7 बजे लौटता था। तो अधिकांश समय पुस्तकालय में उनके पास बैठता था। वहाँ पर उद्यान है, अपना तालाब है, तो वहाँ पर सर के साथ बहुत समय मैंने बिताया है। तो मुझे उनका प्रिय छात्र भी माना गया है, और सब अच्छी तरह जानते हैं कि माणिक जो है वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का प्रिय छात्र रहा है, और बड़ा सानिध्य प्राप्त रहा वो शुरू से। तो वहीं से प्रेरणा मिली, और मैंने लिखना शुरू किया 71 से लगभग। जी, साहित्य के क्षेत्र में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का नाम बहुत अदब से लिया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया में जो हिंदी को समझने वाले लोग, बोलने वाले लोग हैं। और एक नाम उनके साथ और जुड़ता है, पंडित मुकुटधर पांडे जी का। ये दो शख्सियतें ऐसी रही हैं, और भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने काम किया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये दो ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं जिनके नाम से छत्तीसगढ़ को साहित्य के क्षेत्र में जाना जाता है। बिल्कुल। और लोगों को क्या, मैं और आपके व्यक्तिगत विषय पे आऊँगा, लेकिन क्यों छत्तीसगढ़ में साहित्यिक गतिविधियाँ तो होती हैं, साहित्यिक लोगों को छोटे मोटे मंच मिलते रहते हैं, लेकिन वो जिस तरह से उभार होना था मुकुटधर जी के और पुन्नालाल जी के छत्तीसगढ़ में, वो क्या लगा आपको कि थोड़ा सा दबा सा क्यों महसूस करते हैं लोग? डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सर को तो बड़ा कैनवास मिला भी था जी, और वे सरस्वती जैसी साहित्यिक पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं, और बड़ा नाम उनको मतलब कुछ ज़माने में भी मिला था, और आज भी है उनका नाम जी। और छत्तीसगढ़ के साथ दुर्भाग्य ये है कि पहले छत्तीसगढ़ थोड़ा सा जैसे कि राज्य बनने के बाद तो काफ़ी छत्तीसगढ़ का नाम हुआ है, जब राज्य नहीं बना था तो थोड़ा हाशिए में था, और जितना एक्सपोजर छत्तीसगढ़ को समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलना चाहिए था उतना मतलब मिल नहीं पाया, और उतनी चर्चा हो नहीं पाती थी यहाँ की गतिविधियों की जी। छत्तीसगढ़ के साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा के हैं या हिंदी भाषा के हैं, बड़े बड़े दिग्गज रचनाकार यहाँ मौजूद रहे, लेकिन उसके बाद भी जैसा नाम होना चाहिए था राष्ट्रीय क्षितिज पर वैसा नहीं हो पाया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के लोग काफ़ी देश विदेश में नाम कमा रहे हैं,
और इससे आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। जी जी, जो बीच का कालखंड रहा, जो लोगों के नामों की ज़्यादा चर्चा बाहर नहीं होती, तो क्या ये मान लिया जाए कि हम लोग सब के सब यहाँ रहने वाले जो साहित्यिक गतिविधियों में रत हैं, उन लोगों का स्वभाव इस तरह का कि चलो यार जो है ठीक है, कहाँ दौड़ोगे, कहाँ चमचेगिरी का। आजकल ये भी होता है ना कि आपको पद्मश्री पद्म विभूषण चाहिए तो सरकार की चमचेगिरी करो तो आप बड़े आदमी बन जाओ। बिल्कुल सब कुछ मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांशतः देखा जा रहा है कि यानी कोई बात, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग लेखन से जुड़े हुए हैं, कोई बात किसी से छिपी नहीं है कि आजकल चाटुकारिता जो है चरम सीमा पर है। और चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो मंच हो, चाहे वो साहित्य का पत्र पत्रिकाओं का मामला हो, हर जगह मतलब या तो भाई भतीजावाद हावी है, या क्षेत्रवाद हावी है, या चाटुकारिता, यानी प्रतिभा का मूल्यांकन होता है, लेकिन उसकी जो गणना है बहुत कम आकी जा सकती है मेरी दृष्टि में। जी जी जी। और ये भी एक कारण है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं जो बेचारे शांता और सुखा लिखते थे और बहुत ज़्यादा तामझाम में रहते। आजकल तो ऐसा विज्ञापन का ज़माना है, कवि हो या लेखक हो या सब अपना विज्ञापन करने में जुटे हुए हैं। और जब से साहित्य में ये जो व्यवसायवाद का या बाजारवाद का और ग्लैमर का प्रवेश हुआ है, तब से तो इसकी दुर्गति सबके सामने आ गई है। हम देखते भी हैं परफॉर्मर आजकल मंचों पे और साहित्य में ज़्यादा घूम रहे हैं। देखिए दो बातें हैं, आप साहित्य यानी साहित्य को मनोरंजन की वस्तु नहीं माना गया है, साहित्य मनोरंजन की चीज़ नहीं है। कहा गया है साहित्यस्य भावः साहित्यम, साहित्य में हित चिंतन समष्टिगत होता है, लोक कल्याण की भावना पर आधारित होता है, साहित्य के दिग्भ्रमित होने से देश दिग्भ्रमित होता है, साहित्य समाज को रास्ता दिखाता है। ये तमाम बातें साहित्य के साथ है। और कविता से साफ साफ अगर कविता से कहें तो कल्पना, विचार और तात्विकता। कविता का अगर हम ये करें तो क से कल्पना है, वी से विचार है, ता से जीवन के तत्व आपकी रचना में है या नहीं, ये बात भी दृष्टिगोचर होनी चाहिए रचना से। तो आजकल क्या होता है कि हम लोग मनोरंजन की दृष्टि से कविता को लेने लगे हैं, और बच्चों के मन में, खास करके नई पीढ़ी के लोगों के मन में जो छवि उभर रही है रचनाकार की, वो बहुत गलत उभर रही है। आप देखिए कोरबा में मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, 42 साल से मैं देखा हूँ, मैं किसी मतलब बड़े साहित्यकारों को कोरबा में नहीं देखा किसी मंच पर। जी जी जी। कभी मैंने यहाँ पर नहीं सुना कि हरवंश राय बच्चन यहाँ आए होंगे, या यहाँ पर डॉक्टर सुमंगल सिंह सुमन आए होंगे, या कोई ऐसा बड़ा साहित्यकार जिसे बच्चे पढ़ते हैं उनको बच्चे देखे होंगे प्रत्यक्ष सामने बैठकर, या सुने होंगे कि ऐसे रचनाकार होते हैं, ऐसे पढ़ते हैं करके। हाँ, परफॉर्मर बहुत आते हैं, अभी कुछ दिनों बाद भी परफॉर्मर आने वाले हैं, बड़े बड़े आपके यहाँ नवाजे गए लोग भी आएंगे। लेकिन अगर उनसे साहित्य की चर्चा करें, मैं दावा नहीं करता, लेकिन आप किसी रचनाकार से, जैसे कोई बड़ा नाम है जिसका मंचों पे उसे साहित्य की चर्चा करके तो देखें कि कितनी साहित्य की सूझबूझ उसको है आज। तो बहुत सारी बातें होती हैं। आपको भी बहुत सारे सम्मान मिले। मैं देख रहा था फेहरिस्त आपकी, जिसमें 100 से अधिक सम्मान आपको मिले हैं। छत्तीसगढ़ साहित्य रत्न 1989 में आपको मिला, हस्ताक्षर सम्मान, साहित्य शिरोमणि मानद उपाधि, राष्ट्रभाषा सम्मान, कृति भूषण सम्मान, साहित्य सम्मान, बैरिस्टर छेदीलाल स्मृति सम्मान, बहुत सारे सम्मान आपको भी प्राप्त हुए। लेकिन वो जो बात हम जिसकी कर रहे थे, वो स्वाभाविक है कि थोड़ा खरीद फरोख्त भी चलती है, चमचेगिरी और ये सब चीजें। चलिए उसको छोड़िए, वो ऐसा पक्ष है, कुछ लोग जाते हैं तो मन खराब होता है। आपको कब अच्छा लगा कि ये सम्मान मेरे मन का है? होता है ना कई बार कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे हृदय पे बार बार अंकित करती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। वैसे सम्मान का भी होता है कि कोई एक सम्मान ऐसा मिला हमको, या 2-4, आपके पास तो शताधिक सम्मान है, कुछ सम्मान ऐसे जो आपको लगा हो कि वहाँ जब मैं गया तो वहाँ लोगों के भाव से मैं एकदम भाव विभोर हो गया और अच्छा लगा कि मुझे लोगों ने सुना, हमें सम्मानित किया। सम्मान बड़ा वो होता है जब कोई, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं उज्जैन के मंच पर जब मैं कविता पाठ किया जी, उन दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान बड़ी साहित्यिक पत्रिका मानी जाती थी और आज भी मानी जाती है। उसमें मेरी गज़ल छपी थी, मैं आदमी नहीं हूँ, उजड़ा हुआ शहर हूँ, मुद्दत से बेजुबा हूँ, मुद्दत से बेखबर हूँ करके। जब मैं ये गज़ल पढ़ा था तो डॉक्टर सुमन उठकर मुझसे गले से लगा लिए थे, और गले से लगाने के बाद पीठ ठोकते हुए कहे थे कि जो कुछ समेटते हो वो तो सपना है, जो कुछ लुटा रहे हो वही अपना है। कभी अपने आप को बेचना नहीं, कभी परिस्थिति समझौता नहीं करना। ये बातें जो है मेरे दिमाग में घर कर गई, और मैंने कभी अपने आप को, मैंने सौदा नहीं किया कभी। जी जी। मैंने कभी मंच पे अपने आप को बेचने का प्रयास नहीं किया। जहाँ भी मेरे पास समय रहता है, आप देखते होंगे मैं शहर में उपलब्ध हो जाता हूँ, चला जाता हूँ, और कभी मैंने मतलब माँ सरस्वती को मैंने उसका मूल लगाने का प्रयास नहीं किया। जी जी। जो कुछ मेरे पास अर्जित है मैं दे सकता हूँ तो देता हूँ लोगों को। वो जो आपको, जिसको सुमंगल सिंह सुमन जी ने सराहा था जी, वो रचना याद है?
नहीं, वो बहुत पुरानी 1982 की रचना में 2 पंक्ति जरूर पढ़ूंगा कि मुद्दत से बेजुबा हूँ, मुद्दत से बेखबर हूँ, मुद्दत से बेजुबा हूँ, मुद्दत से बेजुबा हूँ, मुद्दत से बेखबर हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ, उजड़ा हुआ शहर हूँ, मुद्दत से बेजुबा हूँ। उन दिनों शामी गज़लों का तेवर चल रहा था और बहुत इस प्रकार की गज़लें लिखी जा रही थी और लिखी जा रही थी। जी जी। किसके साथ, तो जैसे शिवमंगल सिंह सुमन जी का नाम आपने लिया, आपने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी साहब का नाम लिया, को तो उनके आप प्रिय शिष्य रहे। किनके साथ मंच साझा किया आपने, चूँकि पूरे भारत में घूमा है आपने? भारत के अधिकांश जो नामी गिरामी लोग हैं उनके साथ मैं मंच साझा कर चुका हूँ। क्या क्या नाम गिनवाऊँ मैं? चंद्रसेन विराट जी की बात करूँ आपसे, या मैं राजेंद्र अवस्थी जी की बात करूँ, डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्र जी की बात कहूँ, कैलाश गौतम जी की, सर्वेश अस्थाना जी की, माणिक वर्मा जी की, धीरेन्द्र शुक्ल जी की, यानी लगभग जितने भी, मैं एक समय रहा है 1983-84 से 1998-99 तक तो लगातार मैं मंचों पे घूमता रहा हूँ। एक चस्का क्या बोलोगे, शौक था मुझको कि मंचों पे पढ़ना, मतलब जैसे ईश्वर की कृपा से मुझे अच्छा कंठ माँ सरस्वती ने दिया हुआ है, तो मैं मंचों पे जाता आता रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरा मोह वहाँ से घटता गया यादव जी, क्योंकि मैंने देखा कि मतलब बहुत दूर जा रहे हैं हम, यात्रा कर रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन की यात्रा कर रहे हैं, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा। एक शुरू में होता है जब नए हम रहते हैं तो अच्छा लगता है, लोग ताली बजाते हैं और खूब हल्ला होता है, शोर होता है सब, लेकिन इससे वो मतलब जो बोलते हैं ना आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, जैसे बोलूँगा, फिर मैंने अपने आप को प्रसारण और प्रकाशन की ओर मोड़ दिया। और मैं आपसे कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के अधिक छपने वाले रचनाकारों में मेरा नाम भी आता है जी। मैं बहुत ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं में छपते रहता हूँ, देश की पत्रिकाओं में भी आ रहा हूँ, और मैं आप कहूँ तो मैं 400-500 से ज़्यादा पत्रिकाओं में आ चुका हूँ छप के। और मेरे पास बहुत सी पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं है, मेरे पास 2-3 अलमारी भरी पड़ी है पत्रिकाओं से। जी जी जी। तो ये सब ये है कि चलो चल रहा है। आपका मैं जीवन परिचय पढ़ रहा था, आपकी उपलब्धियां पढ़ रहा था, तो मुझे उसको पढ़ना शुरू करूंगा तो आपसे बात करने का समय ही नहीं मिलेगा और पूरा मेरा समय समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही है। मैं ये देख रहा था कि आपके पास जो आपने आपकी प्रकाशित कृतियां हैं जी, वो 14 हैं जी। तेरे शहर में, माँ बमलेश्वरी, यादों की मीनारे, सर्पदंश गजल संग्रह, हर पेड़ की सूखी टहनी गीत संग्रह, पसंगा गजल संग्रह, लंबे दिल लंबी रातें गीत संग्रह, मन के विपरीत गजल संग्रह, द्विविध दोहा एवं मुक्तक संग्रह, पुन्नी के चंदा छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह, साहित्य के माणिक नवरंग, एकाग्र नवरंग की कुंडलियाँ, रिश्ते टूट गए नवगीत संग्रह, गांव के हो गए हिंदी गजल संग्रह, हिंद की, ये प्रकाशाधीन है आपकी। बिल्कुल छप ये चुकी है। इतना सब कुछ लिखने के बाद जी जी। मैं फिर वही पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। लोग परिहास में बोलते हैं ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको मिलता है जो ज्ञान की तरफ पीठ करके बैठा रहता है, यानी जो चमचाई करने में माहिर है। अंग्रेजों के समय में जो किताब दिए जाते थे, आज भी हमारे यहाँ किताब मिलते हैं, बस चेहरा बदल गया, वो गोरे थे हम काले हो गए, तो वो अपने चमचों को देना। तो कभी इस तरह के जो देश के जाने माने सम्मान पुरस्कार हैं उनके लिए भी कभी आपका नाम आगे बढ़ा कि छत्तीसगढ़ के इसलिए छोड़ दो, ऐसा हुआ? अब यहाँ यादव जी 2 बातें होंगी जी। जैसे एक तो कहा जाता है खिसियाई बिल्ली खंबा नोची। अगर यहाँ मैं कुछ बोलूँ तो लोग बोलेंगे इन्हें नहीं मिला इसलिए आलोचना कर रहे हैं। जी जी। या मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उनके मापदंड के अनुरूप अपने आप को आज तक नहीं ढाल पाया हूँ, इसलिए इस प्रकार के सम्मान से मैं वंचित हूँ। क्योंकि बहुत सारे मापदंड होते हैं सम्मान पाने के, तो लेखन तक तो मैं सीमित हूँ, लेकिन और भी जो मापदंड होते हैं, हो सकता है मैं उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ आज की तारीख में। अगर भविष्य में अगर मैं वो फुलफिल कर पाया तो हो सकता है मेरा नाम कंसिडर किया जा सके। ये जरूर है कि मेरा नाम जरूर भेजा गया पद्मश्री के लिए, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार छत्तीसगढ़ से जा चुका है। जी जी। आपसे बता रहा हूँ, आज कभी आपसे मैं चर्चा नहीं किया हूँ। नाम जाने से क्या होता है, उसके साथ कुछ और जाता है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नाम जाने से ठीक है। आप जैसे बोलते हैं ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, जैसे बोलते हैं ना कि एक फल के अंदर एक मिठास होनी चाहिए, जैसे उसके अंदर जो गुण है वो होना चाहिए, वो गुण तो होना चाहिए, लेकिन वो बाजार में बिकने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और वो सब चीज़ें आजकल देखिए हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये सब आप अच्छी तरह बाकी
फिर कई बार इस विषय पे आप जब लिख भी देते हैं, मैंने लिखा भी है ये। सरकारों की आलोचना करेंगे, संबंधित लोगों को आप बार बार उनको पकड़ के हिलाएंगे, झकझोरेंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि आपको मिलेगा। जैसे हम देने कैसे देंगे वो? बिल्कुल, जैसे मेरे बारे में कहा गया है, कबीराना अंदाज लोगों को छुपता है मेरा। मैं कबीर जी का अनुयायी भी हूँ, मुझे बात खरी खरी कहनी अच्छी लगती है। मैं आपको जो कहना होगा सामने कह दूंगा, पीठ के पीछे कहूँगा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि पीठ के पीछे आपकी बुराई ना करूँ करके। तो जैसे मैंने कहा भी है कि इन पुराने खंडहरों में क्या धरा है, इन पुराने खंडहरों में क्या धरा है, वो नहीं बिकता यहाँ पर जो खरा है। बिल्कुल सही। चूमते हैं लोग सूखी टहनियों को, वो बहिष्कृत है चमन में जो हरा है। हम सितमगर को भी देते हैं नसीहत, ये हमारी संस्कृति है, परंपरा है। जी। उर्वरा ये भूमि है सुनते थे लेकिन लेकिन अंकुरित जो भी हुआ है वो मरा है। आज खाली रहने वाले छलकते हैं, मौन है स्थिर है नौरंग जो भरा है। वो नहीं बिकता यहाँ पर जो खरा है। तो आज चलन में है बहुत से, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति, मेरा व्यक्तित्व है, कृतित्व है। बड़े बड़े कृतित्व वाले लोग हाशिए बैठे हुए हैं। मैंने बहुत से प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में आंसू छलकते हुए देखा है। तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे से लोग अपने दुख को उड़ेलते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत से वरिष्ठ रचनाकार हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से मेरे पास फोन आता है। मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो अपने दुख को देखते हैं और मेरे से अपनी बात करते हैं, और मैं सुनता भी, और मैं उनकी बात को और अपनी बात को जोड़कर लिखने का प्रयास करता हूँ। जो कुछ भी लिखता हूँ वो मेरा नहीं होता, सबका होता है, सबकी सामूहिक पीड़ा होती है। जी। सब लेकिन जिसका नाम होता है उसी के साथ जोड़ दिया जाता है उसको। ये थोड़े ना होता है कि ये तो घायल की गति घायल जाने। बिल्कुल, वो सब लोगों के दर्द को आप उड़ेलते हैं, लेकिन नाम आपका आ जाता है, इसलिए कहीं देखिए, सत्य बोलने पे कुछ ना कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप कहेंगे कि मैं सत्य भी बोलूंगा और बुरा भी ना लगे, क्योंकि बोला भी गया है कि जैसे बोलते हैं ना कि जो वही दवाई असर करती है जो कड़वी होती है। जी। सत्य बोलेंगे तो चुभना भी है। कटु सत्य क्यों कहा गया है? सत्य तो कड़वा होता ही है। भाई मीठी मीठी बातें किसे अच्छी नहीं लगती। आज प्रशंसा का दौर चल रहा है, आत्ममुक्तता का दौर चल रहा है। हर आदमी चाहता है कि अनुयायी 10-12 मेरे साथ साथ चलें, जो जिंदाबाद करें, मेरी तारीफ करें, गुणगान करें। ये जमाना है आजकल, क्या कर सकते हैं यादव जी। तो लेकिन अब इस उम्र में आखिरी वक्त पे क्या खाक मुसलमान होंगे अब हम। तो हमने जिंदगी काट दी आज, तो अब क्या सुधरेंगे हम? एक वक्त के बाद आदमी समझौतावादी हो जाता है। अब तो जैसा जो हुआ प्रारब्ध में जो था वो मिल गया, लिख दिया। लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप लिखते रहेंगे, ऐसा आपका तेवर है, इतना जल्दी शांत नहीं होंगे आप। चूंकि बड़े मंचों पे भी आप गए हैं, और मैंने भी वो दिन देखा है कि जब गोष्ठियां हुआ करती थी, अब तो कम हो गई गोष्ठी, नहीं तो सप्ताह में 1-2 गोष्ठी जरूर होती थी, और पूरी रात बैठे रहते थे लोग। दो दौर चला करता था। सवेरे 4 बजे 5 बजे फिर गुड़ाकू करके ब्रश करके लोग अपने घर जाया करते थे। उसमें मैं अगर कोरबा की बात करूं, जो आपके बहुत नज़दीक लोग रहा करते, तो शंकर राय नायडू साहब थे, पुष्कर भारती थे, जयराम रमेश थे, अभी कुछ दिन पहले हम सबको छोड़ के चले गए PN श्रीवास्तव साहब, और बहुत सारे लोग तो ऐसे रहे, प्रमोद पुसतकर वगैरह, जो यहाँ से अब वो दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो गए, कुछ दूसरे प्रदेश में चले गए, कुछ छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में चले गए। तो मूल ये था मेरा प्रश्न कि आपको गोष्ठी में मजा आता था कि मंचों पर, क्योंकि आप मंच पे जाके वापस लौट आए। जो आनंद गोष्ठी में है, जैसे बोलते हैं ना कि जो आनंद घर में बैठकर खाना खाने का है वो होटल में नहीं आता है कभी। तो गोष्ठी जो हुआ करती है, या बस में अदब बोलते हैं, जहाँ पर लोग सुनते हैं आपस में एक दूसरे को, तो वहाँ पर तो अलग आनंद की अनुभूति होती है। और कविता वहीं सुनी सर, आजकल तो ताली ठोकवाई जाती है। आजकल जैसे बोलते हैं ना कि एक किस्सा सुनाता हूँ, आजकल मदारी घूमते हैं, बंदरिया को लेकर जैसे घूमते हैं वैसे मदारी घूम रहे हैं। अगर देखेंगे 2 साल के बाद बंदरिया बदल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदरिया अब नहीं नाचेगी उसके डमरू में। इसका रोल खत्म हो गया। तो आजकल मदारी घूम रहे हैं, मदारी जैसा माहौल है। मदारी बोलता है बच्चों ताली बजाओ एक बार, तो ताली बजाते लोग, फिर वो बोलता है ठीक है 2-4 आइटम बता दिया, फिर ताली बजवाता है। तो आजकल ताली, क्योंकि कविता ताली बजाने की भी चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ। कविता चिंतन मनन की चीज़ है, आदमी सोचने के लिए विवश होता है, सुनता है तो एक भाव आप लेकर जाते हैं मन में। क्षणिक हास्य मतलब हंस दिए, उसके बाद चलेगा, हास्य रस जरूर है, एक बाकायदा स्थापित विधा है हास्य की, लेकिन हास्य में फूहड़पन तो नहीं होना चाहिए। जी। हास्य विनोद एक अलग चीज़ होती है और फूहड़पन अलग चीज़ है। ये जी गोष्ठी में भी हुआ करता था कि जो वरिष्ठ होते थे वो टोक देते थे कि आप ये ठीक नहीं लिखे हैं, इसका रदीफ काफिया मिलाओ, इसमें कुछ शब्दों का ऐसा आपने समावेश कर दिया, वो ठीक नहीं है, इसको जरा ऐसा करो। ये सारी चीजें गोष्ठी में हुआ करती थी। कभी सम्मेलन में मंचों पे तो फिर आपको बस वही
कि मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोक सकते हो तो तालियों को रोक देना। और भले कुछ ना है, आदमी मजबूरी में उसको देख करके उसका मुंह ताली बजा देता है। तो ये ताली बजवाने का क्रम है, ये अभी बढ़ा है। अभी जितने जाने माने लोग हैं जो मंचों पर काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि ताली मांगना सीख जाओ, तभी आप अच्छे कवि होगे। तो सबने वही शुरू कर दिया, वे तो चलन में आ गया है। ये स्टैंड अप कॉमेडी शो जो होते हैं उसमें तालियां बीच में डाली जाती हैं जी, रोचकता बढ़ाने के लिए जी। आप ऐसे नहीं, ताली तो डाली जाती है बीच में, ताली डाला जाए करके, तब तो पब्लिक देखेगी। ये तो मांगते हैं वहाँ, तो अलग से पीछे से बिल्कुल बैक एंट्री होती है, लेकिन तो सामने से करवाते हैं। तो मेरा कहना है कि ताली बजाने वाला शौक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रचना में दमखम होगा, सामने वाला खुद ही ये जो दौड़ के माला डालने, एक दूसरे की पीठ ठोकने, मैं अक्सर कहता हूँ तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी का चलन चल रहा है, आप मेरी पीठ थपथपाइए, मैं खड़े होकर आपकी पीठ थपथपाऊंगा। लोग क्लिप बनाते हैं कि माला मेरे गले में डालना ताकि मैं यूट्यूब में डाल सकूं इसको। 4-5 माला डलवाते हैं लोग जानबूझ के अपने गले में, एक दूसरे गले में डालते हैं, क्लिप बना के वीडियो डालते हैं ताकि ये वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। वो 5 माला 5 गले के सुशोभित कर लेते हैं, बारी-बारी फोटो बारी करना। तो ये मेरा जो कहना, ये जो गंदगी फैल रही है समाज में, साहित्य को साहित्य के रूप लेना चाहिए। एक लिखिए लेकिन वो अच्छा लिखिए। जी 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 ये है। और आपका जो बोलते हैं ना यादव जी, कविता में जैसे कथ्य है, शिल्प, बहुत सारी बातें होती, भाषा, हम जितना चिंतन करते हैं उसका 50 पैसे से भी ज्यादा उसको हूबहू उतार नहीं पाते हैं जी। बोला जाता है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति में समन्वय होना चाहिए। आप जो अनुभूति करते हैं और वही अभिव्यक्ति में अगर समन्वय हो जाएगा तो उसकी सार्थकता बढ़ जाती है। और अनुभूति अभिव्यक्ति में अगर और शब्दों का चयन, अगर आप शब्दों का चयन भी ढंग से नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे भाव तो बड़े अच्छे उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसको हम शब्द नहीं दे पाते, कई बार ऐसा होता भी है। तो ये 3 चीजें होती हैं। और हिंदी काव्य में कल्पना, बुद्धि, भाव, शैली, 4 चीजें होती हैं। तो कल्पना, बुद्धि, भाव, शैली का जब मिश्रण अगर ठीक समन्वय होता है तब वो काव्य जो है कालजयी रचना का रूप ले पाता है वो काव्य। जैसे उर्दू में कहा गया है, मिर्जा गालिब साहब ने कहा है, आपको आश्चर्य होगा कि मिर्जा गालिब साहब ने उर्दू में केवल 78 गज़लें लिखी हैं जी। वो फारसी में गज़लें लिखा करते थे जी। 1728 में उर्दू भाषा का नामकरण हुआ और वो 78 गज़लों के दम पे इतना नाम है उनका। दुष्यंत कुमार ने केवल 52 गज़लें लिखी है। खूब ताल ठोक रहे उनके पीछे लोग कि उन्होंने गलत गज़ल लिखी है, उर्दू वाले फलाना ठिकाना, लेकिन कोई वो नहीं, एकदम जन में बसे हुए हैं वो जी। तो मेरा कहने का मतलब कितना लिखे मायने नहीं रखता है, कैसे लिखे ये मायने रखता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मिर्जा गालिब को लोग पढ़ते हैं फारसी में, लेकिन उर्दू की मात्र 78 गज़लें ही उनकी वो है, उपलब्ध है आज जी जी जी। ये कोई भी देखेंगे अगर आप इतिहास में दर्ज है ये सब चीज़ें। नहीं, वो तो कुछ चीज़ें ऐसी लिखा जाती हैं आदमी से कि वो उसके साथ चिपक जाती है। कहीं भी जाते हैं लोग तो वो याद करते हैं। जैसे हम लोग कभी भी आपके साथ बैठते हैं तो जब होली का या बसंत ऋतु होती है तो उस समय बोलते हैं कि होली वाला वो गीत सुनाइए आप माड़ी जी, क्योंकि वो अच्छी लगती है। तो बड़े लोगों के साथ ये जुड़ा होता है। और लोग कहते हैं ना कि उदाहरण के तौर पर कि कितने लोग मलूका जी को जानते होंगे जो दास परंपरा के थे, अजगर करे न चाकरी, बस इतनी यही 2 लाइनें उनकी, एक दोहा ही याद है लोगों को, लेकिन अमर है वो। तो वो काल के साथ चलती जा रही है उनकी वो 2 लाइनें। तो वैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ वहीं तक ही सीमित रह जाए। मैं कई बार ये चर्चा करता हूँ, बड़े कवि जो बड़े मंचों पे आने वाले जो तोप हैं, उनसे जब बात करते हैं कि यही कहा जाता है कि आप 3-4 रचनाएं लेके पूरे देश में वर्षों से घूम रहे, तो वो फिर अपनी तरफ से तर्क देते हैं कि भाई मैं क्या करूं। हमसे लोग बोलते हैं कि आप यही सुनाओ। नहीं, बोलते नहीं है वो अपने वो उनका आत्म मतलब वो खुद ही कहलवाते हैं लोगों से। आश्चर्यजनक मतलब बात है कि अगर आप 4 रचना के अलावा जो उनकी रचनाएं जो लोग सुन चुके हैं, 5वीं रचना सुनेंगे तो कोई सुनने नहीं चाहेगा उसको, वो भगा देंगे क्योंकि वो 4 रचना ही चली हुई उनकी बस जी जी। वो एक प्रकार जैसे बोलते हैं ना सेक्ट कॉमेडी जैसे होती है, उसी प्रकार की रचना है सब। हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं, हमें किसी से चिड़ भी नहीं है। मेरा यहाँ पर कहने का कतई ये आशा नहीं कि मैं किसी से चिड़ से या भड़ा से मैं बड़े बड़े मंचों को छोड़ा। आपको प्रोफेसर राजेंद्र पांडे का जिस समय कांग्रेस का शासनकाल था, ये 1984-85 की बात कर रहा हूँ, मुझको हर राजधानी से एक कवि सम्मेलन का, कौमी एकता का आमंत्रण मिला हुआ था। मैं कोरबा बाल को रिजाइन करके चला गया एनटीपी ज्वाइन करने के, छोड़ के सब, क्योंकि उस समय मेरे पास ये था कि थोड़ा सा मुझको ये था कि मैं जीवन में कुछ तरक्की भी कर लूँ करके बैठा रहता यहाँ पर मंचों को लेकर। मैं वहीं पर मेरा मंचों से मुँह छूट कर बोला कि मेरे को कई लोगों ने बोला कि अरे जिंदगी भर कविता ही पढ़ते रहो, कुछ अपना करियर भी देखोगे पढ़े लिखे आदमी करके। तो मैंने वहाँ थोड़ा छोड़ के अपना करियर के लिए थोड़ा चला गया वहाँ पर। उस क्षेत्र में थोड़ा मैंने 13 साल तक अपना ये किया। तो जहाँ देखिए मैंने कहा है कि राजा रानी की न परियों की कहानी जी, राजा रानी की न परियों की कहानी, हम जहाँ होंगे रहेंगे रात रानी, जाल शब्दों के ना फैलाएंगे तुम पर, जो कहेंगे होगी वो संतों की बाणी।
तो आप अगर आपके अंदर खुशबू है, जहाँ जाओगे खुशबू बिखराओगे, तो आप खुशबू लेकर चलने का प्रयास करें जीवन में। तो मैं वहाँ भी गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया। विंध्याचल के लोगों ने 13 साल तक रहा, मुझे सिर पर बिठाया उन लोगों ने, बड़ा स्नेह, एकदम मेरी स्मृति पटल पे आज भी अंकित है। कोरबा में इतने साल 42 साल से रह रहा हूँ, बड़ा प्रेम लोगों का। आज मैं लोगों के घर में जा नहीं पा रहा हूँ, यादव जी, आज मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है और मैं घर में जा नहीं पा रहा हूँ करके। तो ये सब प्रेम जो है ये यूं ही और सबको नहीं मिलता। अविस्मरणीय चीजें हैं मेरे लिए कि लोगों ने इतना मुझको ये किया। कई लोग तो मेरे से कहते हैं क्यों छोड़ के जा रहा हो, मेरी अपनी तमाम परेशानियां हैं, कुछ बातें हैं जिसके चलते मैं रायपुर में शिफ्ट हो रहा हूँ। जी जी, नहीं तो मैं आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं बात ये कर रहा था कि जब आप मंचों पे जाते हैं, दूसरे लोग 4-5 रचनाएं लेके घूमते हैं, बिल्कुल, और कुछ रचनाएं उनके मन की भी होती, खुद भी कहता है मन की नहीं मैं इसको भी सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कौन सी ऐसी रचना अच्छी लगती थी पहले जो आप खूब सुनाया करते थे लोगों को, या मन कहता था कि लोग इसको एक बार अगर आवाज आ जाए किसी की तरफ से कि माड़ी जी उसको सुनाइए, तो मैं उसको सुना ही डालूं? पहले बच्चे तो माता पिता को सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आध बच्चा ऐसा होता है जो बड़ा प्रिय लगता है। मैं पहले मंचों में, मेरी एक रचना बहुत मंचों पे चलती थी, मैं आपको वो एक दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। नैनों से पूछ लेना, धड़कन से पूछ लेना, नैनों से पूछ लेना, नैनों से पूछ लेना, धड़कन से पूछ लेना, मिलने का मन करे तो अंजन से पूछ लेना, नैनों से पूछ लेना, तन मन से पूछ लेना, तन मन से पूछ लेना, धड़कन से पूछ लेना, कोई सुन तो नहीं रहा है, कंगन से पूछ लेना, नैनों से पूछ लेना। ये जब हम लोग पहले मंचों, ये मंचिया रचनाएं हुआ करती थी। अच्छा, जब आपके बाल रहे होंगे खूब, तब उस समय गाते थे? ये सब मंच हमारे मतलब जवानी के समय? जवानी के समय। ये मैं इसलिए बताया कि ये मंचों की इस प्रकार की रचनाएं होती है, बड़े बड़े बाल और वो जैसे हिला उला के जैसे जो बोलते परफॉर्म करने वाली बातें, तो ये सब पहले हम लोग जाया करते थे, खूब ताली बजाते थे युवा वर्ग के लोग कि हाँ ये ठीक करके, हमारे मन की बात कह रहे हैं ये है। तो वो सब चीज़ें जैसे है ना, तेरा हर अंग तरासा हुआ नगीना है, तू ही मलिका है तसव्वुर, तू ही मदीना है, ये सब श्रृंगार की रचनाएं हम 1980 के ज़माने में पढ़ा करते थे जा जाकर। तो ये सब चलन था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे समय के हिसाब से जैसे बोला गया कि आधुनिक बौद्धिक परिवेश का जब चलन हुआ, जैसे गज़लों की यात्रा देखें हम, तो गज़ल की यात्रा में तो देखते हैं कि प्रेमालाप ही होता है गज़लों में। शराब है, प्रेमालाप है, विरह है, ये सब गज़लें लिखी जाती थी। बाद में जब ये गज़लों में जब सामयिक पीड़ा का आगमन हुआ है, तब से गज़लें अपना स्वरूप बदल दी। जैसे मैंने बहुत पहले तेरे शहर में पुस्तक मैंने इसी शहर में लिखा है, गज़ल संग्रह 1984 में, तो उसमें मैं लिखा हूँ कि बन गए जुगनू सभी आफ्ताब तेरे शहर में, बन गए जुगनू सभी आफ्ताब तेरे शहर में, चुपते हैं कांटों से ज्यादा गुलाब तेरे शहर में। और ये 1982 की रचना है कि किस किस को दिलवाएं हम पुरस्कार तेरे शहर में, किस किस को दिलवाएं हम पुरस्कार तेरे शहर में, बन गया हर शख्स साहित्यकार तेरे शहर में। तो जब आप ऐसे लिखोगे यादव जी और चाहोगे कि सामने वाला आपको ये करे, तो होता कि जब सच्चाई आप बयान करते हैं। ये उस समय में इसलिए ये सब चीज़ें लिखा करता था कि उस समय भी मैं 40-42 साल की यात्रा का आपके सामने एक कम से कम शब्दों में वर्णन कर रहा हूँ कि जो मैंने माहौल वहाँ देखा था, आज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। मैंने बहुत भरसक प्रयास किया कोरबा में कि मैं चाहता था कि एक अच्छा दृष्टिकोण मैं कोरबा में दे सकूं, एक अच्छा वातावरण तैयार। आपको दुख होगा कोरबा के किसी साहित्यकार का नाम आज राष्ट्रीय पटल पे या राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरा नहीं है जी। क्या कोरबा का अपना इतिहास नहीं है? बिल्कुल है। कोरबा में 1971-72 से सृजन कर रहे हैं लोग बाग, 50 साल का समय कम नहीं होता है। क्यों ये संभव नहीं हो पाया? क्योंकि हम इसके पीछे मैं कारण देखता हूँ कि लोग या तो एक दूसरे के पैर खींचते बैठे रह गए, या एक दूसरे की जबरदस्ती की पीठ थपथपाते रह गए। तारीफ करते रह गए। तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दोस्त भी तो बताना चाहिए कि तुम में कहाँ खामी रहेगी, तुम और इसे बेहतर कैसे कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उत्थान होगा। जी जी, वो स्वांता सुखाए वाले ज्यादा है हमारे यहाँ, जिनकी बात हमने उस समय कही। और फिर कई लोगों को लिखना तो ऐसा है कि पीली पीली घास पर हरा हरा घोड़ा दौड़ रहा था, तो मतलब निकालते रहिए आपको थी, उन्होंने तो लिख दिया। तो ऐसी चीजें थोड़े ना चलेंगी, ये थोड़े ना काल जाई हैं, ये तो प्रयास का कारण बनती है। और कहीं ना कहीं साहित्य में जो रत हैं, साहित्य के जो
समझ लीजिए कि उसके बिल्कुल सन्यासी टाइप के हैं, वो बिल्कुल समर्पित हो गए हैं, उनका भी अपमान होता है एक बहुत अच्छे गीत यहाँ चर्चा करना मैं जरूरी समझूंगा। हमारे अग्रजी थे भाई पुष्कर भारती जी, बहुत अच्छे गीतकार थे। आज समय उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से काफ़ी यानी उनका छत्तीसगढ़ में स्तर पे तो वो काफ़ी जाने जाते थे। शंकर नायडू जी नई कविता लिखते थे, लेकिन ये लोग और आगे जा सकते थे अगर अच्छा माहौल मिलता। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि वो माहौल नहीं मिल पाता लोगों को आगे बढ़ने के लिए, नहीं हो पाया। स्वाभाविक है, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं आपकी रचनाओं को पढ़ता हूँ, आपकी कई पुस्तकें मेरे पास हैं। अब वो याद नहीं रहता, मेमोरी भी कमज़ोर हो गई है। आपको तो याद रहती है बहुत सारी, अपनी भी लिखी हुई, दूसरे की भी। मेरे साथ ये दुर्भाग्य है कि मैं भी थोड़ा बहुत लिखा हूँ, उसको भूल जाता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ, आपको ये देखा हूँ कि समय के साथ आपने अपनी लेखनी में परिवर्तन किया, विधा में परिवर्तन किया। जब आप युवा थे तो उसमें श्रृंगार की तरफ, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई तो आपकी लेखनी का वो थोड़ा सा बदलता गया स्वरूप। मतलब उसको फिर आप कभी पर्यावरण पे, तो कभी राष्ट्र को लेकर के, समाज को लेकर के आपने लिखना शुरू कर दिया। तो ये परिवर्तन जो आप लाए, तो वो समय देख करके परिवर्तन लाए कि आपका मन खुद ही कहता था कि चलो यार कुछ अब इसमें मजा नहीं, आगे बढ़ लें? होता क्या है यादव जी, अगर मैं जिन परिस्थितियों को भोग रहा हूँ जी, उसके विपरीत मैं लिखने का प्रयास करूँगा तो वो बात उसमें नहीं आ पाएगी। मैं जो जिन परिस्थितियों को देखा हूँ या भोगा हूँ, उसको मैंने उतारने का प्रयास किया हूँ। एक समय था जब मैं 25 साल 24 साल का था, यहाँ पर आया था। उस समय मन में निश्चित रूप से युवावस्था में श्रृंगार के भाव उभरते थे, लिखा मैंने। लेकिन बाद में जैसा मैंने देखा कि राजनीतिक जो परिदृश्य देखा देश का, जो मैंने देखा कि भ्रष्टाचार देखा मैंने, तो मैं बोला कि इस पर, क्योंकि साहित्य ही माध्यम होता है साहित्यकार का, कि साहित्य के माध्यम से अपनी बात को आप उजागर कर सकते हैं, समाज के सामने रख सकते हैं। तभी तो कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। अगर मैं सही चीज़ अगर आपके सामने, समाज सामने नहीं रख पाता हूँ, तो मेरे लिखने का फायदा क्या है? हो कुछ रहा है और मैं लिख कुछ रहा हूँ और बोल कुछ रहा हूँ, तो कहीं कोई मतलब वो समन्वय स्थापित तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं घिरा हुआ हूँ चारों तरफ से अंधेरे से और मैं रोशनी की बात करते रहूँ, तो क्या फायदा? तो वो सामयिक पीड़ा जो है उसको उतारना जरूरी था, और वो मैंने उसको फिर उतारा है अच्छे से जी। और आज भी मेरी श्रृंगार की पुस्तक आज तक नहीं आ पाई, जबकि मेरे पास 200-250 श्रृंगार की गजलें हैं, लेकिन सारी चीज़ें प्रकाशित हो चुकी हैं, अभी तक नहीं छपी है। जी जी जी। तो उसको आप छपवाने नहीं चाहते कि लोग? नहीं, अब तो बाद में फुर्सत से छपवाऊंगा उसको। नवगीत भी आपने खूब? हाँ, नवगीत भी लिखा हूँ जी। समय के हिसाब से उसमें भी आपने परिवर्तन किया। दोहा लिखे आपने, मुक्तक ये पहले भी लिखे जाते रहे हैं, लेकिन वो लिखने का बस ये है कि आपकी अभिव्यक्ति के लिए वो एक जो माध्यम होता है ना, कि कई जगह जैसे नए गीत का, नई रचनाओं का जब शुरुआत हुई उसकी, तो वो लोगों ने कहा कि रदीफ काफिया के चक्कर में अपनी बात पूरी नहीं कह पाते थे, तो फिर उसका चलन हुआ। उसी तरह से नवगीत का भी एक कि बहुत ज़्यादा तुकांत और अतुकांत के बीच में से एक रास्ता निकाल करके लोग बढ़े। तो आप इन सब विधाओं में धीरे धीरे जो अपने आप को मांझते गए, यही वजह है कि आप शुरू से लेकर के आज तक आपकी रचनाओं को सुनने वालों की संख्या में कमी नहीं आई। एक तो मैंने समय के हिसाब और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाला भी है, और दूसरी बात ये कि मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, बहुत संक्षेप में आपको पूरा मैं इतिहास आपके सामने रख देता हूँ कि इस्लामिक काल के पहले गज़ल का कोई स्वरूप नहीं था जी। इस्लामिक काल के बाद में कविता के रूप में, कसीदे के रूप में गज़ल सामने आई। उमायद काल के बाद में अगर देखें तो जिसे अरबी में बैत और फारसी में शेर कहते हैं, तो ये रूप आया गज़ल का। और एक अब्दुल जफ़ार रुडकी करके बहुत बड़े महाकवि हुए हैं ईरान के जी। उनके ज़माने में गज़ल में ये मक्ता और ये सब तखल्लुस वगैरह शुरू हुआ, और 1000 के आसपास गज़ल अपने स्वरूप में आई, और 1728 में ये उर्दू का नामकरण हुआ। और उसके बाद जो अपन 450-500 साल का इतिहास उर्दू गज़लों का इतिहास है जी। और ये जो हिंदी गज़लों का इतिहास चल रहा है, तो मैंने, आपने देखा होगा हिंदी के बारे में आप पढ़े होंगे, मैंने बहुत काम किया हिंदी के ऊपर, और हिंदी की मैंने एक छंद जो बनाया है। तो आमतौर पे शुरू से विवाद चलता रहा है कि उर्दू वाले जो हिंदी में गज़लें लिखी जाती हैं, खास करके लोग बोलते हैं कि प्रथम गज़लकार दुष्यंत कुमार को मानते हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं है लोगों को। गुलाब खंडेलवाल हुए हैं जिनको देखकर दुष्यंत कुमार उनकी गज़लों को देख देख के लिखना शुरू किए, तो वहाँ से गज़लों, वैसे तो लिखने के लिए प्रथम गज़लकार डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायन ने कबीरदास जी को माना है,
और आपको बताऊं कि सिद्ध सरापा जी ने तुकांत रचना दोहे नुमा रचना की थी 650 में जी। और मेरा तर्क जो है कहने का है कि हिंदी गजलों की उत्पत्ति दोहे नुमे रचना से शुरू से हो चुकी करके, ये मैंने तर्क देके इसको जस्टिफाई करके हिंदी की को 3 भागों में बांट के मैंने जस्टिफाई किया, क्योंकि मैं सालों से गजल लिख रहा हूँ। आज मेरे गजल लिखते कम से कम 1975-76 से मैं गजल लिख रहा हूँ, तो मैंने इसको जस्टिफाई करके सामने रख दिया है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जो आपने बोला कि जैसे नई कविता, तो कुछ लोग अज्ञे जी को मानते हैं के द्वारा 1943 से शुरू, कुछ मानते हैं कि 53-54 से शुरू हुई, नवगीत का आगमन 1958 में हुआ, और ये जैसे क्रम से बढ़ते गए। तो नवगीत क्या है? गीत और नवगीत में कोई अंतर नहीं है। गीत में नवाचार ही नवगीत है। पहले गीत श्रृंगार में लिखते थे सब कुछ, लेकिन जब बौद्धिक प्रवेश हुआ, सामयिक पीड़ा जब आ गई तो नवगीत को रूप धारण कर लिया। कविता में जब सामयिक पीड़ा प्रवेश हुई तो मान के चलिए वो नई कविता हो गई। गजलों में जब नई यानी ये सामयिक पीड़ा आ गई तो नई गजल हो गई। तो ये सब धीरे धीरे, यहाँ तक कि कबीरदास की परिवर्तन होता रहा। परिवर्तन, कबीरदास के नीतिगत दोहे तो सब कुछ लिख रहे हैं लोग, आल्हा लिख रहे हैं लोग जी, अलग अलग विधा में। तो समय के हिसाब से जो भी हम सामने देखते हैं वो सब साहित्य में उतारते जा रहे हैं। और अगर रचनाकार समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता है, बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा, सीधी बात है। समय के साथ नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। और एक बात बताऊं आपको, सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए जी। जो आम आदमी की भाषा, देखिए साहित्यकार के लिए भाषाविद होना जरूरी नहीं है। भाषाविद और साहित्यकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक आदमी बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है हिंदी का, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा कवि हो। एक अच्छा कवि बहुत बड़ा साहित्य का हिंदी का ज्ञाता जरूरी नहीं है। सहज और सरल भाव में कई, पन्नालाल पटेल जी की कितने PhD हो चुके हैं, 4 क्लास पढ़े हुए थे वो। तो जरूरी नहीं है कि जो आदमी बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। तो कबीरदास, सूरदास, लोग कौन सा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने गए? आज झगड़ा कहाँ चल रहा है? उर्दू हिंदी का झगड़ा कर रहे हैं लोग। मैं ये कहता हूँ कि हम जो आम बोलचाल की भाषा करते हैं, रोज बातचीत करते हैं, उसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा देश विदेश की भाषाएं समाहित है। बिल्कुल है। 19 भाषाएं मिश्रित है। मैंने लिख के आप मेरी पुस्तक में देखेंगे, उसमें मैंने जस्टिफाई किया कि हम रोज जो बातचीत करते हैं उसमें 19 प्रकार की देश विदेश की भाषाएं समाहित है। कैसे अलग करोगे? एक बगीचे से आप गुजरते हैं और एक मतलब संयुक्त खुशबू आती वहां से, क्या आप उनको अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गंगा नदी से आप अलग कर सकते हैं किस नदी का पानी यहाँ पर मिला है करके? वो तो कबीरदास जी ने कहा था ना, कोस कोस पे बदले पानी, दूधे कोस पे बानी। तो जब आप निरंतर चलते जा रहे हैं, भाषा एक दूसरे से मिलती जा रही है, तो मिश्रित होगी। भाषा तो सीधी सी बात है। भाषा नदी की समान है और विभिन्न भाषाओं ग्रहण करने से हिंदी समृद्ध होती जाएगी, ये होना चाहिए। और ये सब हम लोग क्या है कि हम ना भाषा जाति इस आधार पे, जैसे कवि का रूप ही कहा गया है, कभी कभी भाषा और जाति को आधार मान के चलता नहीं है। जी। हमें किसी धर्म से या किसी भाषा से गुरेज नहीं होना चाहिए, बस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो आपकी मातृभाषा, उस पर आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरी भाषा को, दूसरी बोली को आपको हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वैसा देखना शुरू कर दिया तो आप बौने हो जाएंगे, आप बढ़ नहीं सकते, आपका आकार छोटा हो जाएगा। आपने जो रचनाएं लिखी हैं और उनको जो बहुत सारे आपने संपादन भी किए हैं, संकेत हिंदी काव्य संग्रह का, कोरबा के कवि हिंदी काव्य संग्रह है, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, गुड़ेरिया, मन का अंतरजाल हिंदी काव्य संग्रह और हिंदी गजल संग्रह जो आपने उल्लेख किया। और इसके अलावा विभिन्न ग्रंथों में आपकी रचनाएं गई, बहुत लोगों ने सराहा। एक बात मेरे मन में आती है कि अभी जो, हालांकि वो मंचों के कवि हैं, तो नेताओं को गाली दे करके खुश होते हैं, तालियां बजवा लेते हैं, लेकिन हकीकत है कि राजनीति को लेकर के कहीं न कहीं हमारे मन में भी पीड़ा होती है। तो कभी ऐसा उसको भी आपने शब्द देने का, भाव देने का प्रयास किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि राजनीति, देखिए, आक्षेप करने का तरीका होता है जी, गाली देने का भी तरीका होता है। आप अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो शालीनता से भी उस बात को कही जा सकती है। जी। भड़ास नहीं निकालना कि हम शासन के खिलाफ बोलना है, मतलब ऐसा नहीं। नीति के खिलाफ बात करिए। अगर आपकी सरकारी कोई नीति खिलाफ है तो आप बाकायदा बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एकता के पक्ष में भी लिखा हूँ कि ना मैं मजहब हूँ ना मैं दंगा हूँ, फीके तर जाओगे मैं गंगा हूँ, ये भी मैं लिखा हूँ। जहाँ मैं एकता की बात करता हूँ वही आलोचना भी करता हूँ मैं। क्या करोगे मेरी गज़ल लेकर, पत्थरों के शहर में हल लेकर, सांस के टूटने की आस लिए लोग बैठे हैं गंगा जल लेकर। कहाँ की बात करते हो आप करके? जी। लेकिन गज़ल लेकर करो क्या? यानी मैंने इतना सहज, आप देखेंगे क्या करोगे मेरी गज़ल लेकर, पत्थरों के शहर में हल लेकर करेंगे क्या? वहाँ तो उपजाऊता है ही नहीं। तो बात कहने का, आप प्रतीक और बिंब के माध्यम से बहुत ज़्यादा चोट कर सकते हैं। जो ना कालीन है ना जूते हैं, वे लोग आसमां को छूते हैं, कभी थामे नहीं है बैसाखी, जहाँ पहुँचे हैं अपने बूते हैं। तो हम तो उस धारा के लोग हैं, हम ना जूते हैं ना कालीन है, और वही लोग आसमान को छूते हैं जो कालीन और जूते नहीं होते हैं, नहीं तो बिछड़े जाते हैं वो। तो ये जो बातें होती है, तो हम लोग हर प्रकार से बोलने का लहजा होता है कि आप अगर अच्छे लहजे से बोलेंगे, सामने वाले समझ में आ रहा है कि बात उस तक
उसी को कही जा रही है, और वो बाकायदा अप्रिशिएट भी करेगा, हाँ बात सही ढंग से और सलीके से मुझे कही गई। साहित्य वही है जहाँ बात शिष्टता से, सहजता से और शालीनता से आपको कही जाए, नहीं तो साहित्य थोड़ी है। अगर मैं गाली का प्रयोग कर लिया तो साहित्य कहाँ है? हाँ, वो लोग परिहास में, मैं इस बात को कहा करता हूँ अपने लोगों के बीच में, माँ को माँ कहोगे तो बड़ा प्रसन्न होगी, लेकिन उसी को बाप की डौकी कह दो, बीवी कह दो तो डंडा मार देगी। बिल्कुल, बस वही है, शब्द का चयन, बिल्कुल उसका प्रस्तुतिकरण इस तरह से हो कि वो सामने वाले के दिल पे ठक से कर जाए, बिल्कुल वहाँ दस्तक दे दे और वापस आ जाए। ये नहीं कि एकदम उसको फिर घाव कर दे और फिर बाद में उसको तकलीफ देता रहे वो शब्द, और आपके प्रति उसके मन में बुरा भाव या थोड़ा सा वैर भाव पैदा हो। अब मैं आ रहा हूँ आपके ऊपर। बिल्कुल, आप माँ बमलेश्वरी की गोद में पले बढ़े और उसके बाद आप माँ सर्वमंगला की गोद में आए, यहाँ अपने आपका वैवाहिक जीवन भी यहाँ शुरू हुआ। उसके बाद आप चले गए विंध्याचल मैया की गोद में, फिर वापस सर्वमंगला माई की गोद में आए। फिर अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो बोल रहे हैं कि आप जा ही रहे हैं। तो ये जाने का जो ठीक है व्यक्तिगत कारण होते हैं कई, लेकिन क्या मन आपका छटपटाएगा नहीं कोरबा छोड़ने के बाद? देखिए, आप लोगों से तो मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध है जी, और रहा भी है भी और रहेगा भी जी। तो होता क्या है यादव जी कि जैसे मैंने लिखा हूँ कि अपना क्या हम ठहरे मित्रों रमता जोगी बहता पानी, याद करोगे लौट आएंगे दे जाएंगे कोई निशानी। अपना क्या हम ठहरे मित्रों रमता जोगी बहता, कभी का जीवन होता है। और कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो चिंतनशील व्यक्ति है उसे स्थान बदल देना चाहिए। जी, आप अगर चिंतनशील हैं, आप अगर चाहते हैं नदी की धार की तरह आपको बहते रहना चाहिए, विचार जैसे आपके बहते हैं वैसे ही, तो ये बात बुद्धिजीवी के साथ भी लागू होती है कि आपको क्षेत्र का मोह छोड़ देना चाहिए। आप जैसे बोला जाता है कि एक बहुत पुराने मकान में रहा नहीं जाता, उसको बदल दिया जाता है। जी, जी। ये भी कहावत है, या तो उसको थोड़ा रिनोवेशन करा दिया जाता है या उसको बदल दिया जाता है। तो उसी प्रकार आपको स्थान बदलते रहने से आपको थोड़ा सा क्या होता है कि आपका मन भी बदलता है, नए लोग मिलते हैं, नया लाभ भी होता है। मतलब यायावरी जीवन जो है, जीवन में सब क्या होता है एकदम ठहरा हुआ ना रहे। ये तो मैंने आपको ये कहा। और दूसरा, कुछ आदमी जब कुछ पहले बताया, मैंने जीवन में 6-7 बार परिवर्तन किया। मैं बस्तर में रह चुका हूँ, मारोद में भी गया, राजनांदगांव में भी रहा, बालको में रहा, विंध्याचल रहा, यहाँ रहा, फिर तो मैंने नौकरी बदलता गया मैं, और स्थान बदलता गया। और अभी जो बदल रहा हूँ, अभी पीछे भी कुछ कारण है। जैसे मेरे बच्चे हैं, अभी आपको बता दूं कि मेरी बेटी दामाद का नीदरलैंड जाने का प्लान बन रहा है। उनका सिलेक्शन हो गया दामाद का नीदरलैंड में, वो भी जाने वाले हैं। अच्छा, फिर क्या है कि बेटा मेरा पूना में, उसका भी फॉरेन जाने का मन चल रहा है। तो हम लोग में क्या होता है, जैसे राजधानी जाने के पीछे जैसे है कि एक तो हम लोग ओल्ड एज में रहेंगे तो इंडिया में रहेंगे, थोड़ा चिकित्सा सुविधा और वहाँ से थोड़ा सा कम्युनिकेशन, ये सब डोंगरगढ़ और राजनांदगांव मेरे जैसे परिवार के काफ़ी रिश्तेदार भी रहते हैं, तो वो सब का ध्यान में रखिए। मतलब चलो, अच्छा फिर कोरबा बहुत दूर नहीं है। कोरबा में तो ऐसा है कि दिन भर आप सुबह राजधानी से ऊर्जाधानी आने में बहुत समय लगता नहीं है, इसलिए ये प्रेम बना रहेगा लोगों से, कोई ऐसा नहीं है। और फिर वहाँ आपकी मुलाकात पुराने तोपों से भी होगी। अब तोप सारे लोग बखूबी जानते हैं मुझको, मेरे तेवर से वाकिफ है, मिजाज से वाकिफ है कि नौरंगी क्या मिजाज है। जी, जी, जी। एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं बलबीर सिंह रंग जी, उनको, वो भी उनके साथ जैसे बोल रहा हूँ, जैसे ये मैं नाम दो लोगों का नाम जरूर लूँगा। ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ, ये बड़े दुखी जीवन जिए हैं बेचारे, उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जीवन भर में जो मिलना चाहिए था। बलबीर सिंह रंग साहब ने लिखा है कि रंग आ जाए उसकी महफिल में जिसकी महफिल में रंग आ जाए। तूने कितना कम देखा है, केवल अपना गम देखा है। ये विज्ञान व्रत जी ने लिखा है। तो ये सब दुखी मन के लोग हैं जिनको समाज से वो सम्मान आज नहीं मिल पाया है जिसके ये हकदार हैं, क्योंकि ये प्रखर लोग हैं। कबीरदास जी को बाद में सम्मान मिला, उस समय थोड़ी सम्मान मिला था उनके जीते जी, क्योंकि बोलते थे ये तो गाली देते रहता है हमको करके। आज ये जो भड़ास जो निकाल रहे हैं, क्या इनको आप सोचते हैं कोई आगे सम्मानित करेगा? बड़ा मंच वाला, ये तो ऐसे मिजाज के लोग बोलेंगे मेरे क्यों सम्मानित कर रहे हो यार, ऐसा बोल देंगे मत में जाके। तब तो ये जो प्रखर लोग होते हैं, जो समाज एक्चुअल में समाज को उन्हीं से फायदा हो रहा है किसी न किसी रूप से, ऐसे लोग ही भारत की संस्कृति को बचाए हुए हैं, ऐसे ही लोग राजनीति को बचाए हुए हैं, ऐसे ही लोग हमारी सभ्यता को बचाए हुए हैं, जो कहते रहते हैं, बीच टोकते रहते हैं जो लोग। अगर सब लोग बोलना बंद कर देंगे तो आईना दिखाएगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मेरे मन में आती है भाई साहब कि आप अब चूंकि राजधानी में रहेंगे और स्वाभाविक है कि वहाँ सियासत से जुड़े हुए लोग भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो क्या ऐसा कोई एक प्रयास नहीं होना चाहिए जिनका आप जिक्र कर रहे थे? व्यक्तिगत तौर पर मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लिखते लिखते अपने आप को उसमें खपा दिया, अब बहुत अच्छा लिखे,
लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला और उनका अंत बड़ा बुरा हुआ, यानी आर्थिक रूप से बड़े परेशान रहे। एक पाठक परिवार के बारे में, रंजन लाल पाठक, बिल्कुल सही बोला। भतीजे जो रहे हैं वो हम लोगों के बीच में खूब काम किया उन्होंने, नाम भूल जाता हूँ कई बार में जी। तो ऐसे लोगों के परिवार को या ऐसे लोग जो अभी ईश्वर की दया से जीवित हैं, उनके लिए क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए होता है, राजनेता अपने लिए करवा लिया करता है कि कुछ जो आज के तोप हैं जो मंच पे जब खड़े होते हैं तो भीड़ इकट्ठा होती है, तो उनको लाके और उनके सहायतार्थ कुछ इस तरह के कार्यक्रम कराए जाए और फिर उसका कुछ अंश उनके पास पहुंचे। ऐसा एक कोशिश अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि माँ सरस्वती जरूर आपको सफल करेंगी। आपने मेरे मन की बात कह दी, ये बात तो है मेरे मन में कि मैं माध्यम बन सकूं ऐसे लोगों के सम्मान का जो बेचारे अपने हक से वंचित हैं करके। तो मेरा प्रयास, मैं प्रयास ही कह सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं कितना सफल हो पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि राजधानी में बड़े बड़े घाट बैठे हुए हैं जी। तो कई बार क्या होता है कि अब कितना गतिरोध मेरे सामने आता है या मुझे सहयोग मिलता है, ये जाने के बाद मुझको पता चलेगा। लेकिन मेरी ये मतलब वो रहेगी, कोशिश रहेगी कि मतलब अच्छे लोगों को सम्मानित किया जा सके, अच्छे लोगों को आगे आने का मौका दिया जा सके, उन्हें एक्सपोजर मिले, माध्यम मैं बने उनके लिए। तो ये तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूँगा एक स्वच्छ वातावरण राजधानी बने और कोई ये ना कहे कि मतलब यूं ही चलता है करके। बुजुर्गों ने कहा है कि शुद्ध अंतःकरण से की गई शुरुआत बिल्कुल जब इख्तिताम तक पहुंचती है तो साथ में सफलता भी होती है। तो अगर हम उसको शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं, हम भी राजधानी में कुछ दिन रहे और मेहनत करके वहाँ लोगों के बीच में जगह बना लिए थे, लेकिन वहाँ मजा नहीं है लौट आए। तो वो आप अगर पवित्र मतलब बड़ी पाकीजगी के साथ अगर आप कोई काम शुरू करेंगे तो ईश्वर भी उसमें नहीं, मैं आपके सहयोग, आप तो मेरे अनुज हैं, मैं इन सब कामों में आपका सहयोग भी चाहूँगा। राजधानी मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे अनुज हैं, जो मुझको अक्सर दम देते हैं मुझे कि भैया आप करो, हम साथ में हैं। लेकिन अब वो कितना, जैसे होता क्या है, ये थोड़ा सा मतलब रिस्क लेने वाली बात होती है कि एक तो ये सब काम ऐसा होता है, थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि हवा के विपरीत चलने जैसा काम होता है, जहाँ एक और शासन की अपनी प्रणाली है। शासन के कार्यक्रम आप देखे होंगे, मैं फिर यहाँ आपके यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब कहना नहीं चाहिए। मैं कई बार शासनिक कार्यक्रम में जाता हूँ, देखता हूँ कि सरकारी कार्यक्रम हो रहा है। अब मैं सीधे बोल रहा हूँ, आपकी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित है और उस विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी बैठा है कार्यक्रम में। ऊपर के सारे अधिकारी नदारत हो गए हैं, केवल उनका बैनर लगा हुआ है, नाम चपका हुआ उनका। तो ऐसे शिष्टाचार करने से फायदा क्या है? खर्चा करने से फायदा क्या है? दस्तूर निभा रहे हो आप, तो बेहतर है कि इतना पैसा जो आपका खर्चा हो रहा है उसको किसी अच्छे काम में लगा दिया जाए। जी जी जी। केवल दस्तूर निभाने से मेरा ये रहता है कि अगर आप दस्तूर निभाने के लिए अगर हजारों रुपए खर्चा करो, बेहतर है कि वो दस्तूर केवल कागज में रहने दीजिए और वो पैसा किसी अच्छे काम में लगा दीजिए। तो कोई बेचारा अच्छा कवि है, गरीब है, उसको जरूरतमंद है, कवि किसी की जीवन खपा दिया साहित्य में, उसकी बच्ची की शादी में, उसको शादी में खर्चा कर दो। सरकार ने जो पैसा अनुदान के रखा है वो बहुत कम पैसा है, वो राशि बहुत कम है। तो कम से कम ऐसी राशि होनी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत से गरीब साहित्यकार हैं जो बाकी साहित्यकार तो आजकल भीड़ लगी हुई है, हर चौथा आदमी साहित्य मतलब अपने आप को साहित्यकार, बड़ी साहित्यकार कहते घूम रहे हैं, वैसा भी नहीं। जो सही मायने में जो साहित्यकार है उनका मूल्यांकन होना चाहिए, उनकी प्रतिभा का आकलन होना चाहिए और ऐसे लोगों को मतलब सरकार के द्वारा पेंशन जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि उनका जीवन कम से कम, उनके बाद तो उनका परिवार सुखी रह सके। समाज के लिए कुछ दिया है जिन्होंने करके, है ना। नहीं, एक बात उसमें साथ में भी जुड़ती है ना कि अभी सौभाग्य से जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी, बिल्कुल वो कला प्रेमी हैं। बिल्कुल, वो स्वयं भी मंचों पे कभी अभिनय किया करते थे, लिखते भी हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं। और अभी उन्होंने राज्य गीत जो, ठीक है कि उनके ऊपर पहले तो आरोप लगा कि उन्होंने अपने रिश्तेदार के गीत को उसमें ले लिया, लेकिन गीत बहुत अच्छा है। हम लोग जब पहली बार इसको सुने थे तो मन एकदम कर्णप्रिय है, खिंचाव है। सब स्वाभाविक है कि उनको अगर उनसे थोड़ा सा राजाश्रय वाली जो बात आती है अगर वो भी प्राप्त हो जाए तो मुझे लगता है कि जो दीनहीन दशा में बिल्कुल साहित्य को समर्पित लोग हैं, कुछ लोगों की मदद तो की जा सकती है। नहीं, मैं कोशिश करूंगा। आप जितनी बातें अभी मुझसे कह रहे हैं, एक प्रकार से आप मेरे को एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि मैं इसमें कुछ करूं, तो ये अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं, पता देखिए आप मेरे हरदम शुभचिंतक रहे यादव जी, और ये जो 2-3 बातें आपने कही है इसको मैं जरूर ध्यान रखूंगा वहाँ जाकर। जी, शब्द ब्रह्म है और वो कहा जाता है कि अक्षय नहीं होता उसका अक्षर की तरह, वो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, 14 भुवन में वो कहीं ना कहीं आपको शब्द मिलता है। और कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये उस तरह की यंत्र बनेगी कि पकड़ो कृष्ण ने क्या कहा था, राम ने क्या कहा था, लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या किसने क्या कहा था, वो सारी चीजें हमारे सामने आएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, विज्ञान उस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आपने भी विभिन्न मंचों से जो कुछ सुनाया है वो कालजयी है, मतलब पता नहीं कब तक वो इस ब्रह्मांड में रहेगा। एक
मन नहीं मान रहा है, हालांकि हम लगभग समय अपना समाप्त कर चुके हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा, कुछ सुनने का मन हो रहा है कि चलते चलते कुछ आपके मन की कुछ चीज़ें सुन ली जाए। एकदम यानी ताज़ा गज़ल मैं आपको सुना के चलता हूँ और मौके की गज़ल आपको सुनाता हूँ। जी, है ना? स्वागत। हर कोई पस्त है फिर मिले ना मिले, हर कोई पस्त है फिर मिले ना मिले, हर कोई पस्त है फिर मिले ना मिले, खतरे में तख्त है फिर मिले ना मिले, हर कोई पस्त है फिर मिले ना मिले, बहुत बढ़िया। जब तलक साथ है हौसला दीजिए, जब तलक साथ है हौसला दीजिए, जाने का वक्त है फिर मिले ना मिले, बहुत खूब। हर कोई पस्त है फिर मिले ना मिले, इन दिनों गुलसिता में वो रंगत नहीं, इन दिनों गुलसिता में वो रंगत नहीं, बागुमा त्रस्त है फिर मिले ना मिले, खतरे में तख्त है फिर मिले ना मिले। और जैसा आजकल होता है, दोस्त बनकर सभी वार करते रहे, दोस्त बनकर सभी वार करते रहे, हौसला पस्त है फिर मिले ना मिले, हर कोई पस्त है फिर मिले ना मिले। और एक बात, आज जो जी में आए वो कर लीजिए, आज जो जी में आए वो कर लीजिए, सिर्फ फिरा वक्त है फिर मिले ना मिले ना मिले, खतरे में और एक बात, बड़ी सहज बात है, जी जी, चाहते थे जिसे कह दो जाकर उसे, चाहते थे जिसे कह दो जाकर उसे, आजकल व्यस्त है फिर मिले ना मिले, हर। और इसका आखिरी शेर, जी स्वागत। फूल खिलते नहीं बेसबब बाग में, फूल खिलते नहीं बेसबब बाग में, हर कली सख्त है फिर मिले ना मिले, हर कोई पस्त है फिर मिले ना मिले। मतलब इस रचना में, आपकी नई रचना है, आपने बहुत सारी चीज़ें, अपने जीवन का पूरा अनुभव उसमें डाल दिया है, और आप क्या चाहते हो भी आपने उसमें लिख दिया है। छोटे से रूप में आपने गागर में सागर भर दिया है। अब क्या कहें, अब चूंकि आप ऊर्जा धानी से राजधानी जा रहे हैं, अब तो दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, माध्यम इतने हैं हमारे पास कि अब हम एक दूसरे से, पहले एक ज़माना था चिट्ठी भेजी जाती थी, जी। पता लगा बेटे की शादी की चिट्ठी भेज रहे हैं, जब वो बाप बन गया तब वो चिट्ठी पहुंच रही है। अब ज़माना चला गया, बिल्कुल। अब उसके बाद टेलीग्राम है, वो भी ज़माना चला गया, टेलीफोन था वो भी चला गया। अब तो सीधे सीधे आप किसी से बात कर लिए, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, सारी सुविधाएं हैं। पहले पैसेंजर चला करते थे, एक्सप्रेस हो गई, और हवाई जहाज़ की सुविधा हो गई, लोगों के पास अपने वाहन है। लेकिन ये ज़रूर कष्ट होता है कि जैसे बेटी की विदाई होती रहती है ना, पता है बेटी है, हमारी बेटी है, हमसे वो वैसी ही मोहब्बत करेगी, वैसे ही चाहेगी हमें जैसे हमारे यहाँ चाह रही थी, लेकिन विदाई के समय होते थोड़ा सा कष्ट होता है। तो हम कोरबा के लोगों को, चूँकि आप बड़े सहज ढंग से उपलब्ध रहते हैं, जब भी आपको कॉल किया जाता है आप पहुँच जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत काम हो और दूसरे क्षेत्रों में भी आपकी, मैं हालांकि आज इसको छेड़ा नहीं, आपने पर्यावरण पे जो काम किया है बहुत सारा, आज मैं साहित्य पे ही आपको रोक के रखा रहा, फिर बात होगी क्योंकि रायपुर बहुत दूर नहीं है। कुल मिलाकर हम लोगों के मन में यही बात आती है, वो जो मैं एक दिन और एक कार्यक्रम में इसकी चर्चा किया था, डॉक्टर बशीर बद्र का वो शेर, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो आपकी यादें उजाले के रूप में हमारा सबका पथ प्रदर्शन करती रहेंगी, जिस तरह से अभी तक आपका स्नेह मिलता रहा है सब तरह के लोगों को। अब चलते चलते मन नहीं कह रहा इतना तो कह दूं कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो आपने काम किया है उसके लिए आप याद किए जाएंगे।
समाज में आपने जो, चाहे आपका अपना समाज हो, चाहे हम लोगों ने भी जो भी आंदोलन किया हो रेल को लेकर के या यहाँ प्रदूषण को लेकर के, या जो भी समस्याएं यहाँ सामने आई, उन सारी समस्याओं के आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई है। मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि इस क्षेत्र में माणिक जी हमारे साथ खड़े नहीं थे, तो आपकी वो कमी हर जगह महसूस होगी। लेकिन जो छोटे छोटे कार्यक्रम में आप शामिल होते थे, वो ज़रा बड़ा रूप होगा तब आप आएंगे और रहेंगे आप हमारे साथ, ऐसा मानते हैं। आपकी भाभी जी की और हमारे भतीजे की, बहुओं की, सबकी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए, और आपके लिए स्पेशली कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें इसी तरह से जैसे अभी तक आप जीवन जिए हैं, हम सब लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। समय निकाला आपने आज हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद यादव जी।